नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी ऑफलाइन क्लास है जिसका डायरेक्ट आपको वीडियो दिखाया जा रहा है। तो ये वीडियो हमारा उन बच्चों के लिए है जो या तो LLB कर रहे हैं या उन्होंने LLB कर चुके हैं और सिविल जज ADPO की तैयारी करना चाहते हैं। तो सिविल जज ADPO की हमारी ये क्लास है। चलिए, इस क्लास में हमने IPC ले रखी है, भारतीय दंड संहिता 1860, और ये हमारी 53 क्लास है, 53वीं क्लास है हमारी ये। और आज हमारा एक बहुत ही चर्चित अपराध है जिसको हम छल बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ज़्यादा चर्चित नाम है चीटिंग, है ना। तो हम लोग छोटी छोटी बात में बोलते रहते हैं कि अरे देखो चीटिंग मत करिए, चीटिंग मत करिए। तो ये चीटिंग ही जो है वो छल है, और बहुत सारी ऐसी चीटिंग होती हैं, छोटी छोटी चीटिंग होती हैं जो अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। तो किस तरह की बातें चीटिंग के अंतर्गत एक अपराध हो जाती हैं, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि चीटिंग क्या है और चीटिंग करने के लिए क्या दंड के प्रावधान हैं, चीटिंग कितने प्रकार की हो सकती है। तो आज हम इसको बताएंगे, और ख़ास तौर से हमारा फोकस रहेगा जहाँ पे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं, सिविल जज हो, ADPO हो या अन्य कोई ला एग्ज़ाम हो, जहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें तथ्यों को जो है वो लेने का प्रयास किया है। चलिए हम चलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं छल या चीटिंग। तो छल या चीटिंग, तो पहली बात तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि छल या चीटिंग की परिभाषा जो है कहाँ दी गई है, धारा 415 में दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि छल की परिभाषा जो है वो किस धारा में दी गई है, तो 415 में दी गई है। अब हम बात करते हैं छल की। तो छल का थोड़ा सा अपराध बड़ा थोड़ा सा घुमा फिरा के बनाया गया है, तो उसको मैंने अपने शब्दों में थोड़ा सरल करने का प्रयास किया है। तो जो कोई, यहाँ पे जो कोई कौन है, ये जो है वो अभियुक्त है ना, जो व्यक्ति छल कर रहा है। जो कोई किसी व्यक्ति से, है ना, कोई अन्य व्यक्ति है किसी व्यक्ति से क्या करता है, प्रवंचना करता है। प्रवंचना का मतलब होता है कि असत्य जानकारी को सत्य के रूप में बताना, या ऐसी कोई जानकारी देना जो सत्य नहीं है, तो ये प्रवंचनापूर्ण होता है। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हम झूठ बोलते हैं वहाँ पे, है ना, किसी वस्तु के बारे में हम झूठ बोलते हैं, किसी घटना के बारे में हम झूठ बोलते हैं। तो प्रवंचना कर उस व्यक्ति को क्या करना, कपटपूर्वक या बेईमानी से। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि छल में जो है वो कपटपूर्वक और बेईमानी से दोनों शब्द जो है वो एक साथ आए हुए हैं। जनरली ये देखा जाता है कि दोनों शब्द जो है वो अलग अलग आते हैं, दोनों शब्द जो है वो अलग अलग आते हैं, लेकिन यहाँ छल में जो है वो कपटपूर्वक और बेईमानी से दोनों शब्दों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो कपटपूर्वक और बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है ना। उत्प्रेरित करने माने कि उसको उकसाना, उसको क्या करता है, उकसाता है, करता है कि क्या करे, कोई संपत्ति, है ना, कोई संपत्ति है, ये किस तरह की संपत्ति हो सकती है हम आगे बताएंगे, चल हो सकती है, अचल हो सकती, इसको हम आगे बताएंगे। तो कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को, है ना, उस व्यक्ति में वो स्वयं भी शामिल है, माने अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो है वो प्रदत्त कर दे। प्रदत्त माने कि दे दे, है ना, प्रदत्त कर दे मतलब दे दे। इस तरह से प्रश्न करता है कि वो व्यक्ति जो है वो कोई संपत्ति जो उसके पास है वो किसी व्यक्ति को जिसमें वो स्वयं भी शामिल है प्रदत्त कर दे, माने दे दे, या इस बात की सहमति दे दे कि कोई व्यक्ति, है ना, उस संपत्ति को अपने पास रखे रहे। या, है ना, फिर और देखते हैं आगे है ये, या साशय माने कि इरादतन प्रवंचित व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है कि वह कोई कार्य करे या कोई कार्य लोप करे, माने कोई कार्य ना करे। लोप का मतलब होता है ना करना, कार्य लोप का मतलब होता है कार्य ना करना। तो कोई कार्य करे या कोई कार्य लोप ना करे जिसे वह अन्यथा ना करता, माने अगर उसको तरह उसको उत्प्रेरित नहीं किया जाता तो वो ऐसा कार्य या कार्य लोप नहीं करता, नहीं करता। और ऐसे कार्य या लोप से, है ना, जो उसने ऐसा कार्य या लोप करवाया है उत्प्रेरित करके सामने वाले व्यक्ति से, अभियुक्त ने, तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को प्रवंचित किया गया है, उसको क्या शारीरिक, मानसिक, ख्याति या संपत्ति संबंधी क्या हो, नुकसान या अपहानि हो। तो नुकसान या अपहानि को अपन सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हानि हो। तो हानि किस तरह की हो सकती है, 4 तरह की। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा ख्याति संबंधी, ख्याति माने हमारा जो मान सम्मान होता है, इज्जत होती है,
और चौथा जो है वो संपत्ति संबंधी, क्या हो, नुकसान या हानि होती है या होना संभाव है। अभियुक्त तो मालूम है कि ऐसी हानि होना जो है उसको संभाव है। तो यह कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति माने अभियुक्त व्यक्ति जो ने क्या किया है, छल किया है, माने छल करता है, तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति क्या किया, उसने छल का अपराध किया। तो ये आपकी जो छल की परिभाषा थी, बहुत कठिन नहीं है। सिंपल रूप से कहें तो किसी व्यक्ति को बेईमानी से कपटपूर्वक उत्प्रेरित करके उससे कोई कार्य कराया जाना या कोई कार्य न कराया जाना या उससे कोई संपत्ति प्राप्त कर लेना। जैसे कि मान लीजिए हम दुकानदार के पास गए और हमारा इरादा था कि हम इसका उधार ले लेंगे, उधार हम इसको वापस नहीं करेंगे। तो बोला कि नहीं, हमको उधार दे दो, हम जो है वो कल आपका जो है वो कल या आज शाम ही के हम वापस कर देंगे, हम पैसे ऐसा आज पर्स डालना हम जो है वो क्या किए, भूल गए हैं, तो हमको दे दीजिए, हम शाम के दे देंगे। जबकि उसका इरादा क्या था, उसका इरादा था बेईमानी पूर्ण था, है ना, कि पैसा हमको उधार ले जाएंगे और फिर मार देंगे। तो यहाँ पे क्या किया उसने, दुकानदार के साथ क्या किया, छल किया, है ना। तो बड़ी सिंपल है परिभाषा और छल हमारे समाज में आसपास देखने को मिलता रहता है। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि इसके स्पष्टीकरण में कहा गया है कि तथ्यों का बेईमानी से छुपाना, माने कोई तथ्य है जिसकी जानकारी हमको है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको बेईमानी से छुपा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये प्रवंचना कहलाएगी, है ना, प्रवंचना। तो तथ्यों का बेईमानी से छिपाना जो है वो क्या है, प्रवंचना है। फिर हम कुछ दृष्टांत दिए गए हैं, तो इस धारा में जो है वो दृष्टांत दिए गए हैं, तो उन दृष्टांतों को भी आपने देखना है। तो जैसे कुछ दृष्टांत हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं और कुछ दृष्टांत जो है वो समय अभाव के कारण से हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं, तो 2-3 दृष्टांत हमने बता दिए, तो आप इसको जो है वो समझ जाइएगा, है ना। तो चलिए, सिविल सेवा में होने का मिथ्या अपदेश करके दुकानदार को जो है बेईमानी से उधार माल देने के लिए उत्प्रेरित करना, है ना। माने कोई व्यक्ति है, इसमें जो छल कर रहा है, अपराधी क्या करता है, ये झूठ बोलता जा करके, है ना, प्रवंचना करता है कि मैं जो है वो सिविल सेवा में हूँ। तो दुकानदार स्वाभाविक उससे प्रभावित हो जाएगा, अरे साहब आप सिविल सेवा में, बोले हाँ हाँ सिविल सेवा में हूँ, अभी आया हूँ, पैसा नहीं थोड़ा डाले हूँ, मुझे कुछ सामान चाहिए, मैं भिजवाता हूँ उसमें पैसा, है ना। जबकि उसका ऐसा इरादा नहीं था, पैसा भिजवाने का उसका इरादा नहीं था, ना ही वो सिविल सेवा में था। तो इस तरह से उसने क्या किया, मिथ्या बोला और इस तरह से प्रवंचना की और दुकानदार को काहे के लिए उत्प्रेरित किया, उधार सामान देने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, छल किया। चलिए और दूसरा देखते हैं। जैसे कि इसमें अपराधी अपराधी जाता है तो किसी वस्तु को जो है वो प्रसिद्ध ब्रांड की वस्तु बता करके, है ना, कोई सिंपल वस्तु है उसको, किसी ऐसे कि जूता है, सिंपल जूता है, उसको बोलता है कि ये तो टाटा का जूता है, टाटा कंपनी का जूता है बता करके, है ना। और क्या करता है, उस व्यक्ति को जो है वो बेईमानी से वस्तु खरीदने के लिए, है ना, बेईमानी पूर्ण आशा है उसका, वो व्यक्ति टाटा की समझ करके उस जूते को, सिंपल जूते को क्या करे, खरीद ले। तो यहाँ पे क्या करता है, वो छल करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, 2 हमने चीज़ बता दी और इसके अन्य दृष्टांत जैसे हमने बताया भी, अन्य दृष्टांत भी हैं, का से लेकर के छा तक दृष्टांत हैं। तो हमने इसके 2 दृष्टांत हमने बताए हैं, तो वो तो एग्ज़ाम में आते ही हैं। अन्य दृष्टांत भी समानतः एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो उनको अगर आपने ये हमारी ये परिभाषा समझ ली है और बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो उन दृष्टांतों को आप अगर 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो आपसे वो दृष्टांत जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक जो बात ज़रूरी है कि छल के अपराध में जो है वो कपट या बेईमानी का इंटेंशन जो है वो शुरू से होना चाहिए। अगर इंटेंशन शुरू से नहीं है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी दुकान में गए, हमने उधार लिया, हमारे मन में है कि चलो आज उधार ले लेते हैं, अभी पैसा नहीं हमारे पास, 2-3 दिन में हम जहाँ पर जब पैसा आएगा तो हम इसको दे देंगे। लेकिन बाद में फिर हमारा इरादा बदल गया कि हमारा बेईमानी आ गई मन में कि हम इसका पैसा अब नहीं देंगे, नहीं लौटाएंगे, है ना, सामान जो उधार लिया उसका पैसा हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे कपट नहीं हुआ। तो कपट के कपट बोले छल यहाँ पे नहीं हुआ। तो छल के अपराध में जो है अभियुक्त का जो है बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आज से जो है वो अपराध करने की शुरू से ही होना ज़रूरी है। अगर वो इरादा बाद में बनता है तो यहाँ पे छल की परिभाषा में वो नहीं आएगा। कोई दूसरा अपराध उसमें हो सकता, कोई अपराध तो होगा वो, लेकिन वो छल की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम छल के प्रयत्न की। तो हर अपराध का, है ना, आईपीसी का सिद्धांत है कि हर अपराध तो दंडनीय है ही, उसका प्रयत्न भी दंडनीय है ना। उसका जो अटेम्प्ट जो करते हैं हम वो भी जो है वो दंडनीय है।
तो छल का दंड प्रयत्न कहाँ पे दंडनीय है? तो जैसा हमने बताया था, कई बार बताया आप लोगों को कि यदि किसी अपराध का प्रयत्न अलग से दंडनीय नहीं है तो फिर वो कहाँ जाता है मामला? धारा, वेरी गुड, धारा 511 में जाता है। तो 511 के अधीन उसको सज़ा मिलती है। तो छल का प्रयत्न कहाँ दंडनीय है? तो धारा 511 में दंडनीय है। हम छल का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया है ये। तो एक दूध वाला है, दूध वाला क्या करता है? दूध में पानी मिला करके, माने मिलावटी दूध जो है वो सामने वाले को कहता है कि दूध जो है वो शुद्ध है, और जो सामने वाला व्यक्ति था वो जानता था कि दूध जो है मिलावटी है, लेकिन वो बहाना करता है ना, नौटंकी करता है कि हम सही नहीं जानते हैं, और उससे वो दूध ले लेता है। इसलिए ले लेता है कि बाद में इस दूध को हम मिलावटी सिद्ध करके जो है वो इसको फंसा देंगे, है ना, इसको हम फंसा देंगे। तो यहाँ पे छल नहीं हुआ, क्योंकि छल यहाँ पे प्रवंचना नहीं हुई। यहाँ पे प्रवंचना से उसको जो है वो दूध लेने के लिए उत्प्रेरित नहीं किया गया, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पहले से जानता था कि दूध जो है वो मिलावटी है। वो तो सिर्फ इस उद्देश्य से अनजान बन रहा था ताकि उसको जो है वो बाद में फंसा सके। तो यहाँ पे कौन सा अपराध होगा? तो यहाँ पे छल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? छल का प्रयत्न होगा, छल का प्रयत्न होगा। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये एग्जाम में फिर आ सकता है आपका। फिर हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात की थी कि छल का प्रयत्न जो कहाँ दंडनीय है? तो धारा 511 में दंडनीय है। फिर हम बात करते हैं छल में संपत्ति किस तरह की हो सकती है। तो चल हो सकती है या अचल हो सकती है या दोनों हो सकती है। तो इस अपराध का जो हमने देखा है नीचे, हमने धारा 415 पढ़ी। तो यहाँ पे संपत्ति जो है वो कोई विशेष प्रकार नहीं बताया गया कि चल संपत्ति है अचल संपत्ति, कोई इसमें चर्चा नहीं की गई है। इसका मतलब है कि संपत्ति जो है वो चल और अचल दोनों हो सकती है। तो छल में संपत्ति जो चल और अचल दोनों हो सकती है, माने कि जंगम और स्थावर, जंगम और स्थावर जो है वो दोनों संपत्ति के संबंध में जो है वो छल का अपराध किया जा सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम में आए क्वेश्चन है, जैसे बिना टिकट के प्रदर्शनी में प्रवेश कर जाना। एक व्यक्ति है, उसके पास प्रदर्शनी में अंदर जाने के लिए टिकट होता है 5-10 रुपये का, लेकिन वो बिना टिकट लिए जो है वो अंदर जो है वो प्रवेश कर जाता है। बाद में उसको अरेस्ट किया जाता है, बाद में टिकट की जांच होती है अंदर, उसके पास टिकट नहीं रहता। तो क्या उसने छल किया? तो यहाँ पे उसने छल नहीं किया, लेकिन छल का अपराध हो जाता यदि वो गेट कीपर के पास जाता, गेट कीपर उसको रोकता कि भाई टिकट, तो बोलता कि नहीं मेरे पास टिकट लिया हुआ है, मेरे पास टिकट है ना, और दिखाता नहीं उसको बल्कि मेरे पास टिकट है। इस बात पर विश्वास करता, वो प्रवंचित करता सामने वाले को कि हमको अंदर उत्प्रेरित करता कि हमको अंदर जाने दीजिए, प्रदर्शनी के अंदर हमको जाने दीजिए। तो यहाँ पे फिर वो अगर बिना टिकट के पकड़ा जाता तो यहाँ पे उसका अपराध क्या है? छल किया उसने, है ना। तो बिना टिकट के, बिना विकेट कीपर को बताए हुए कुछ अंदर चले जाना छल नहीं है। लेकिन अगर आपका जो टिकट कीपर है, जो टिकट चेक करता है, उससे ये कहना कि मेरे पास टिकट है, जबकि दिखाया नहीं, और चले जाना, तो एक प्रकार से उसने क्या की? प्रवंचना की, है ना, कि मेरे पास टिकट है, मुझको अंदर जाने दो। तो यहाँ पे छल का अपराध हो जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं ये। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि ज़्यादातर दुकानदार क्या करते हैं कि अपनी सामान की जो है वो बड़ी बढ़ा चढ़ा करके असत्य, कई मामलों में तो असत्य प्रशंसा भी करते हैं। तो क्या दुकानदार द्वारा अपने विक्रित माल की असत्य प्रशंसा करना जो है छल है? तो यहाँ पे जो है वो सामान्यतः इसको एक व्यापार का एक संबोहार माना गया है, तो यहाँ पे छल नहीं माना गया है। तो देख लीजिए, विक्रय हेतु माल की असत्य प्रशंसा करना जो है वो छल नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपका ये। फिर हम बात करते हैं दंड की, है ना। तो दंड कितना है और दंड किस धारा में दंडनीय है, ये दोनों तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे हम बात की हमने छल की, नहीं अभी दंड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो एक आपका इसका विशिष्ट प्रकार बचा हुआ है। तो छल का ही एक विशिष्ट प्रकार है प्रतिरूपण द्वारा छल, है ना। इसमें क्या करता है कि अभियुक्त जो है वो कोई भिन्न व्यक्ति बन करके जो है सामने वाले से छल करता है। तो इसमें भी छल होता है, लेकिन इसमें क्या करता है? अभियुक्त जो है वो कोई अन्य व्यक्ति बन करके छल करता है। तो इसी प्रकार के छल को जो है हम समान भाषा में क्या बोलते हैं? प्रतिरूपण द्वारा छल, है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं, कौन सी धारा है आपकी? 416 धारा में है। तो और प्रतिरूपण द्वारा छल, तो धारा 416 में जो है प्रतिरूपण द्वारा छल को जो है वो परिभाषित किया गया है। और छल का ही एक जो है वो परिवर्तित रूप है ना। छल का जो है एक परिवर्तित या गंभीर रूप कह सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें सज़ा जो है वो ज़्यादा है।
तो एक गंभीर रूप जो है वो पितृरूपण द्वारा छल है। तो इसमें क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति, इसमें कोई व्यक्ति माने जो अपराधी है, जब यह अपदेश करके, है ना, इसमें कोई मिथ्या जानकारी देता है, वो क्या जानकारी देता है कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, माने वह अपने को कोई अन्य व्यक्ति बताता है। जैसे कि हम हैं, हम सक्सेना सर हैं और हम अपने आप को जो है वो सूर्य प्रकाश पांडे बताना शुरू कर दें कि हम ADP हैं, सूर्य प्रकाश पांडे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, पांडे जी का क्या किया, हमने पितृरूपण किया। पांडे जी का हमने जो है वो पितृरूपण किया और पितृरूपण करके हमने क्या किया, छल किया, किसी व्यक्ति से हमने जो है छल किया। तो ये पितृरूपण द्वारा छल है। या किसी व्यक्ति को, है ना, किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करके, माने कोई व्यक्ति है, जैसे अपने साथ हम ले गए किसी व्यक्ति को और बोले कि साहब ये तो आपके झाबुआ के कलेक्टर हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं, झाबुआ के कलेक्टर हैं ये, जिनको हम साथ में लिए, जबकि वो झाबुआ के कलेक्टर नहीं हैं। तो हमने किसी व्यक्ति को जो है झाबुआ कलेक्टर बना दिया। तो वही कहा गया है कि किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया हमने, है ना। एक सिंपल से व्यक्ति को हमने क्या बना दिया, किसके रूप में प्रतिस्थापित कर दिया, झाबुआ का कलेक्टर बना दिया। या वह या कोई अन्य व्यक्ति, वह या कोई अन्य व्यक्ति जो है वो कोई भिन्न व्यक्ति है, माने वह या अन्य व्यक्ति जो है वो कोई, वह या अन्य व्यक्ति से जो है वो भिन्न व्यक्ति है, ये हम साबित कर देते हैं। और ये करके हम क्या करते हैं, छल करते हैं। तो ये छल जो है किस तरह क्या कहलाता है, पितृरूपण द्वारा छल कहलाता है ना। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्या किसी जीवित व्यक्ति का ही पितृरूपण करना जरूरी है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जीवित व्यक्ति का भी हम पितृरूपण कर सकते हैं या किसी काल्पनिक व्यक्ति का भी हम पितृरूपण कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम जाएं किसी दुकान में, हम कहें कि हम जो है वो फलाने नाम के, जबकि उस नाम कोई है ही नहीं, वो काल्पनिक नाम लेकर के कि हम फलाने नाम के जो है वो दिल्ली के बहुत बड़े हीरा व्यापारी हैं, लाखों काम करते हैं, और यहाँ दुकानदार को हम उत्प्रेरित करें कि हमको जो है वो सामान उधार दे दो, जबकि हमारा इंटेंशन क्या है, बेईमानी पूरा से शुरू से है हमारा कि इससे ले जाएंगे फिर इसका पैसा ऐसा नहीं देंगे, ठगना है कुल मिला करके, है ना। तो काल्पनिक व्यक्ति का पितृरूपण हो सकता है। यहाँ तक कि स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कोई व्यक्ति मर गया है, कोई व्यक्ति इसके देहांत हो चुका है और वो बन करके भी हम जा सकते हैं कहीं पे। वो बोले अरे साहब तो अब तो ख़त्म हो गए थे, अरे नहीं बोले वो अब बात थी, वो दूसरे दिन ख़त्म हो गए थे, तो वो हमारी अब्बा उड़ा दी गई, हम तो जिंदा हैं। तो मृत व्यक्ति का या काल्पनिक व्यक्ति का भी पितृरूपण किया जा सकता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो काल्पनिक व्यक्ति हो, चाहे वास्तविक व्यक्ति हो, चाहे मृत व्यक्ति हो, इनका भी पितृरूपण जो है वो किया जा सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो अब हम दंड की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं धारा 417 की। तो धारा 417 में जो है वो छल के लिए दंड दिया गया है। तो ये धाराएं सामान्यतः पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हर धारा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर छात्र क्या घबराते हैं कि सर 511 धाराएं कैसे याद होंगी। तो हमको 511 धाराएं याद नहीं करना है, और कहें तो हम अब याद नहीं करना, हमको जो है वो समझना है। अगर 2-4 बार हम ध्यान से उसको पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत ट्रिक बना लेंगे, तो वो धारा हमारे दिमाग में अपने आप जो है वो रुक जाती है। तो धारा 415 में आपका छल है, धारा 416 में पितृरूपण द्वारा छल है। अब दोनों के क्रम से दंड हैं, दोनों के आगामी धाराओं में क्रम से दंड है। तो आगामी धारा कौन सी हो गई, 417 हो गई। तो 417 में जो है छल का दंड है। और दंड कितना है, तो दंड जो है वो कम है यहाँ पे, है ना, 1 वर्ष, मात्र 1 वर्ष तक का जो है वो कारावास। और कारावास जो है वो सादा या कठोर हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों। तो इसमें हमको 2 चीज़ें दिमाग में रखनी है। पहली तो धारा 417 में जो है वो दंड का प्रावधान है। किसके दंड का प्रावधान है, छल का। और छल का दंड कितना है, 1 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों। और जस्ट उसके अगली धारा में माने 418 में क्या है आपका, पितृरूपण द्वारा छल के लिए दंड। पितृरूपण द्वारा छल के लिए दंड। तो दंड कैसा है, दंड ये चोरी की तरह है ना। हमने कई चीज़ों में बताया चोरी की तरह, है ना। तो चोरी के दंड हमको मालूम है कितना है, 3 वर्ष तक का कारावास, या सादा हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों। तो इसमें भी पितृरूपण द्वारा छल में जो है 3 वर्ष तक का कारावास, सादा हो सकता है, कठोर हो सकता है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर छल को जो है 420 के रूप में
कहा जाता है ना, तो 420 में है क्या? तो इसमें बोर्ड में जगह कम थी, तो हम बात कर रहे हैं धारा 420 की। इसमें होता क्या है, इसमें अभियुक्त जो है वो छल करता है और छल के द्वारा जो है वो कोई संपत्ति देने के लिए जो है वो उत्प्रेरित करता है। माने छल किया अभियुक्त ने और कोई संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित किया, या कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई संपत्ति या कोई हस्तांतरित या स्टाम्पित जो है वो चीज़ है जिसको मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके, उसको देने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो उसका अपराध कौन सी धारा में होगा? धारा 420 के अधीन वो दंडनीय होगा। और 420 में दंड जो है वो कितना है? 7 वर्ष। 7 वर्ष तक का कारावास, और कारावास जो है वो दोनों तरह का हो सकता है, माने सादा और कठोर, और जुर्माना। यह जुर्माना नहीं है, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो क्या है आपका? और जुर्माना। तो ये मेरा छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बड़ा रोचक टॉपिक था। तो छल क्या है, छल के लिए क्या दंड है, आज मैंने बड़ी ही सिंपल भाषा में और शुद्ध हिंदी में बताने का प्रयास किया है। तो हो सकता है कि अंग्रेजी वाले जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन मैंने इतनी ढंग से समझाया है कि एक बोलचाल की भाषा में कि उनको भी बेशक रूप से समझ में आ रहा होगा, ये वैसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।